हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एग्ज़ाम सेंटर देवघर में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे, यदि भारी वर्षा हो तो हम लोगों ने यहाँ तक तो पढ़ लिए थे। आगे देखेंगे हम लोग। आज पढ़ना है हम लोगों को, यहाँ से पढ़ना है हम लोग को। आज हम लोग देखेंगे यहाँ से। भारी वर्षा तो पढ़ लिए थे, आज देखने वाले यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। कह रहा है अगर काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या हो सकता है। कहता है क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। कह रहा है यदि किसी अधिक समय तक या किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक समय तक ना हो तो क्या हो सकता है। तो रहीम का एक दोहा यहाँ पे लिखा है, रहीम पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मनुष्य चून। तो आगे देखेंगे, रहीम का दोहा है ये। आगे देखते हैं हम लोग। पुराने वर्षों पुराने यह दोहा आज सच साबित होता दिख रहा है। जब ज़्यादा दिन तक बारिश न हो तो वायुमंडल गर्म हो जाता है। जब ज़्यादा दिन तक बारिश नहीं होगा तो वायुमंडल क्या होगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन रहे, ये याद रखेंगे आप लोग। अगर ज़्यादा दिन तक बारिश नहीं होगा तो ये वायुमंडल गर्म होने लगते हैं, जिसके कारण नदी तालाब झरना सूखने लगता है। वायुमंडल जब गर्म होगा तो नदी तालाब झरना सूखने लगता है। तो याद रखेंगे, वायुमंडल जब गर्म होगा तो वायु तालाब और झरना सूखने लगेंगे। ठीक है, जिसे सुखाड़ कहते हैं, इसी को सुखाड़ कहा जाता है। जब नदी तालाब झरना सब सूखने लगेगा और काफ़ी समय तक वर्षा नहीं होगी तो इसे सुखाड़ कहा जाता है। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा भी प्राप्त करना दुर्बल होता है। जो हम लोग भोजन करते हैं, अगर सुखाड़ा हो जाए तो या काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो ये भी मिलना मुश्किल हो जाता है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कह रहा है जहाँ सूखा क्षेत्र है या सुखाड़ क्षेत्र में वहाँ के जहाँ पे किसान रहते हैं वहाँ पे किन किन कठिनाइयों के सामना करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इन परिस्थिति में पशुओं पेड़ों का क्या होता है। कहता है जब सुखाड़ हो जाता है तो पशु का क्या होगा, पेड़ का क्या होता है। अपने अभिभावकों के साथ अथवा समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में पढ़ कर इनके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए। आप समाचार पत्र या दूरदर्शन पे देख के लगा के पता कीजिए कि क्या हो सकता है। हम सभी अब समझ सकते हैं कि वर्षा का अधिकता और न्यूनता दोनों ही हानिकारक है। अगर वर्षा अधिक होगा उसमें भी हानिकारक है और न्यूनतम होगा उसमें भी हानिकारक है। हमें इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ तैयारियां करनी चाहिए। इस परिस्थिति से निपटने के लिए हमें कुछ तैयारियां करनी चाहिए। आमतौर पर पीने योग्य पानी को संरक्षण सबसे आवश्यक है। जो पीने योग्य पानी है उसको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, संरक्षण रखना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं हम लोग। आपने सुना ही होगा जल ही जीवन है। बहुत सारे स्कूलों में लिखा हुआ रहेगा या दीवार या पोस्टर में जल ही जीवन है। ये याद रखेंगे आप लोग। बहुत सारे स्कूलों में भी लिखा रहते हैं या पोस्टर में भी लिखा रहते हैं जल ही जीवन है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग कीजिए। कह रहा है जो आवश्यकता अनुसार है उसके अनुसार ही जल का उपयोग कीजिए, दुरुपयोग जल का नहीं करना चाहिए। वर्षा जल संग्रहण मतलब वर्षा जो जल है, जो बारिश वाला जल है उसको संरक्षण करना है, यानी इकट्ठा करना है। तो किस विधि द्वारा इकट्ठा करना है तो वो देखते हैं हम लोग।
देखते हैं वर्षा जल। जल की उपलब्धि में वृद्धि करने का एक सरल उपाय है। कह रहा जल में वृद्धि करने का एक सरल उपाय है को संग्रहित करना भी है। हमारे आसपास में वर्षा का जल बहकर बर्बाद हो जाते हैं। कारण जो वर्षा होता है वो जल एक जगह रुकते नहीं हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह बहकर चले जाते हैं। अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए अत्यधिक प्रयास करने का आवश्यक है। कारण जो वर्षा जल है वो जो बहकर बाहर चले जाते हैं उसको घर में लाने का अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। कतः वर्षा जल संग्रह की तकनीकी क्या क्या है, यानी इकट्ठा वर्षा जल को कैसे करना है। छत के ऊपर वर्षा जल का संग्रह, यानी छत पे भी वर्षा जल को इकट्ठा कर सकते हैं। आगे देखते हैं। भवनों की छत पर एकत्रित जल को पाइपलाइन के माध्यम से भंडार टैंक में पाइपों के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। कारण जो छत पे जल संग्रह होते हैं उसको पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा नंबर देखेंगे, इस जल को उपयोग के पूर्व छानना या निस्पंदन या फिल्ट्रेशन करना आवश्यक है। कह रहा है जो वर्षा जल है इसका उपयोग करने से पहले इसको फिल्टर करना जरूरी है या छानना बहुत ज़रूरी है। याद रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं। कारण इस वर्षा जल को भौम जल भी कहा जाता है। जल को पुनः पूर्ति के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कारण इस वर्षा जल को भौम जल भी कहा जाता है, यानी भूमि का जल भी कहा जाता है। पुनः पूर्ति करने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, यानी भूमि को जल की पूर्ति करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है वर्षा जल का। आगे देखेंगे। खुले जगहों में वर्षा जल संग्रह, कहता खुले जगह में वर्षा जल को संग्रह करना है। कहता इस प्रणाली में रिसने वाला गड्ढा बनाकर निकास नली द्वारा वर्षा जल को भौम जल का स्तर बढ़ाने के काम में लाया जा सकता है। कह रहा है इस प्रणाली में रिसाव वाला गड्ढा बनाकर निकास नली द्वारा वर्षा जल को भौम जल का स्तर बढ़ाने के काम में लाया जा सकता है। तो झारखंड में औसतन 1200 से 1300 मिलीमीटर बारिश होती है। इसमें 20% पानी का ही संरक्षण होता है। कहता है 1200 से 1300 मिलीमीटर बारिश होती है। 1200 से 1300 मिलीमीटर बारिश में 20% ही सुरक्षित रह पाते हैं। शेष वर्षा उर्वरक मिट्टी के साथ लेकर बह जाती है। कह रहा है कि शेष जो 80% वर्षा जो है 20% संरक्षित रहते हैं और 80% वर्षा उर्वरक और मिट्टी लेकर बह जाते हैं। इस कारण से राज्य सरकार द्वारा गांवों में डोभा निर्माण के माध्यम से जल का संरक्षण का कार्य कर रही है। आगे देखते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ डोभा का निर्माण किया गया है। इस तरह का जगह जगह पे गड्ढे कराए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जल संरक्षण रहे। आगे देखते हैं। इसी को खुले में वर्षा जल का संग्रह या डोभा कहा जाता है। खुले में वर्षा जल का संग्रह करना यानी इकट्ठा करना है। आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ दिए हुए घर में देख लेते हैं थोड़ा। कहता मनुष्य के भार लगभग 65% भार जल है। जैसे हम लोग का शरीर का 65% जो भार है वो सिर्फ और सिर्फ जल का ही है और 35% अन्य वस्तु का है। अन्य सब चीज़ का है इतना, और सब चीज़ के मिला के 33% वेट है और अकेले 65% वेट किसका है, जल का है। मनुष्य भोजन के बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं, परंतु जल के बिना केवल 6 दिन जीवित रह सकते हैं। कारण मनुष्य जो है भोजन के बिना कई दिनों तक तो जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना मात्र 6 दिन ही जीवित रह सकते हैं। आगे देखते हैं।
यहाँ पे लिखा है जल जीवन के लिए आवश्यक है। जल कहता है जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। जलवाष्प वायु के संघनित होकर वर्षा, हिमपात या ओला का रूप ले लेता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे ये वाला, क्योंकि ये बहुत वीवीआई प्रश्न बन रहे हैं। कह रहे कि जलवाष्प वायु के संघनित होकर वर्षा या हिमपात या ओला के रूप ले लेता है, याद रखेंगे आप लोग। फिर देखेंगे यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, वर्षा, ओले तथा हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी जल की पुनः पूर्ति करते हैं। कह रहा वर्षा जो है, वर्षा, ओले तथा हिम नदियों, झीलों, कुओं तथा मिट्टी के जल को पुनः पूर्ति करते हैं। आगे देखेंगे महासागर तथा जलीय भागों के बीच जल को चक्रण को जल चक्रण कहते हैं। कह रहा महासागर तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्रण कहते हैं। आगे देखते हैं, कहता अत्यधिक वर्षा से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। कह रहा अगर ज़्यादा वर्षा होगा तो बाढ़ आने की संभावना हो जाती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा ना हो तो सूखा पड़ सकता है। कह रहा अगर ज़्यादा वर्षा होगा तो बाढ़ की स्थिति बन सकती है, और अगर बहुत लंबे समय तक अगर वर्षा ना हो तो सूखा पड़ सकती है या सुखाड़ का स्थिति आ सकता है। कहता पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल, कहता पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है। कहता पृथ्वी पर जो है जल मात्र पीने लायक पानी मात्र, आप पीछे वीडियो में बताए थे 2% मात्र पीने योग्य पानी है, बाकी 98% भाग पीने योग्य पानी नहीं है। इसलिए कह रहा है कि पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। इसीलिए कहता सीमित से ही इसका उपयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं, कहता जल की उपलब्धि में वृद्धि करने के लिए वर्षा जल संग्रहित करना है। कह रहा अगर जल को वृद्धि करना है तो वर्षा का जो जल है उसको इकट्ठा करना होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षक का निर्देश। कहता जल चक्रण के बारे में बच्चों को चर्चा कीजिए। जल चक्र के बारे में चर्चा करना है। तो जल चक्र क्या है, तो जल चक्र ऐसा है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं, जल का क्षय नहीं होता है। आप लोगों को बताए थे पिछले वीडियो में हम कि जल जो है वाष्प बनकर वो बादल बनते हैं और बादल के थ्रू फिर वर्षा होते हैं, पृथ्वी पे आते हैं। तो यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं, इसे ही जल चक्र कहा जाता है। तथा प्रत्येक क्रियाकलाप को करते हुए बच्चों को कुछ रोचक जानकारी दीजिए। तथा जल के सदुपयोग के तरीके बताइए। कहता जल का जो सदुपयोग है, यानी दुरुपयोग और सदुपयोग, जल का जो उपयोग है, जो महत्वपूर्ण भाग है जल का, वो लिखना है, और दुरुपयोग नहीं करना है, उसके बारे में बताना, सदुपयोग के बारे में। आगे देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, सही और गलत में टिक लगाना है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया बादल बनने में शामिल है। तो बादल बनने में कौन कौन सी प्रक्रिया शामिल है, तो वाष्पन के बाद संघनन, वाष्पन के बाद क्या होता है, संघनन होगा। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न को देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ से संबंधित नहीं है। तो बाढ़ से कौन सा संबंधित नहीं है, तो बाढ़ से बीमारियों का कम होना ये संबंधित नहीं है। आगे देखेंगे, जल को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रम को क्या कहा जाता है। आप पिछले वीडियो में पढ़ाए थे आप लोग को, जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रम को जलवाष्प कहा जाता है। आगे देखेंगे, कुओं में जल की आपूर्ति डैश से होती है। तो किससे होता है, तो आपूर्ति जो होता है कुआं में, यानी कम हो जाता है जल, तो उसकी पूर्ति किस विधि द्वारा होता है, तो वर्षा का जल जो है, वर्षा जल से उसकी पूर्ति होती है। आगे देखेंगे, पौधे के वाष्पन के द्वारा जल की क्षति
क्या कहलाता है? तो वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। पौधे के वाष्पन द्वारा जल की क्षति को वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। यहाँ होगा वाष्प उत्सर्जन होगा, आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न बन रहे ऐसे क्रियाकलापों को लिखिए जिसके एक बाल्टी पानी से अधिक आवश्यकता हो। एक बाल्टी पानी से अधिक आवश्यकता हो, अधिक आवश्यकता होती है, ये लिखना है। दूसरा लिखना है जल चक्र का चित्र बनाइए। जल चक्र का चित्र बनाना है, और ये आप लोग देख लेंगे, ये प्रश्न बन रहे हैं। सूखा क्या है? सूखा के बारे में लिखना है। सूखाग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियां होता है। आप लोगों को पिछले वीडियो में अभी तुरंत बताएं कि सूखे क्षेत्र में रहने वाले लोगों से किन किन चीज़ों की परेशानियां होती है, ये आप लोग कर लेंगे अपने से, देखते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।